तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सनी देओल की इस साल की लेटेस्ट मूवी के बारे में, जिस मूवी का नाम है जाट। ये जाट मूवी इंडिया में कल ही रिलीज हुई है और अगर बात करें इस मूवी के जॉनर की तो ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसका रन टाइम पूरे 2 घंटे 38 मिनट का है। बाकी अगर मैं मूवी की बात करूँ तो मूवी को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और लोग इस मूवी को एंड इस मूवी के एक्शन को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। सो इसीलिए दोस्तों अगर आप सबने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप इस मूवी को थिएटर्स में जरूर देखें। लेकिन अगर आप इस मूवी को थिएटर्स में नहीं देख पा रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, और वो इसीलिए क्योंकि आप सभी के लिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं सनी देओल की इसी जाट मूवी को डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड इस मूवी की पूरी स्टोरी को आप सबको बताने वाला हूँ ताकि आप सभी घर बैठे इस पूरी मूवी की स्टोरी को एंजॉय कर सकें। सो दोस्तों वीडियो काफी बढ़िया है, इसलिए आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट्स के अंदर सनी देओल या फिर जाट जरूर लिखना ताकि हमें भी ये पता चल सके कि आप सबको वीडियो पसंद आई है। बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना एंड सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो फिर चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस जाट मूवी की स्टार्टिंग होती है श्रीलंका से और श्रीलंका के घने जंगलों के अंदर हम श्रीलंकन आर्मी को देखते हैं जिनके साथ इस टाइम पर श्रीलंका के कई सारे लेबर्स होते हैं यानी कि मजदूर। लेकिन दोस्तों इन्हीं सारे मजदूरों में हम ये नोटिस करते हैं कि इन सबके बीच ही यहाँ पर मूवी का मेन विलन भी होता है यानी कि रणदीप हुड्डा। हम ये जानते हैं कि रणदीप हुड्डा भी यहाँ पर एक मजदूर है और वो यहाँ पर अपने 3 भाइयों के साथ होता है। इसके साथ ही रणदीप हुड्डा का मूवी के अंदर नाम होता है राणा तुंगा और इसी राणा तुंगा का यानी कि रणदीप हुड्डा का मूवी के अंदर एक भाई विनीत कुमार सिंह भी होता है और विनीत कुमार सिंह का इस मूवी में नाम होता है सोमुलू। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इन सारे मजदूरों को श्रीलंकन आर्मी के जिन सारे सोल्जर्स ने बुलाया होता है वो इन सभी से यहाँ जंगलों में खुदाई करवाते हैं और उनसे कुछ ढूंढने को कहते हैं क्योंकि इनके पास ये खबर होती है कि यहाँ पर कई सारी कीमती चीजें छुपी हुई हैं। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि खुदाई करने के दौरान रणदीप हुड्डा यानी कि राणा तुंगा और उसके 3 भाइयों को यहाँ पर एक बहुत बड़ा बॉक्स मिलता है, एक ऐसा बॉक्स जो कि बहुत सारे सोने से भरा हुआ होता है। और इसीलिए सोने से भरे हुए इस बॉक्स को देखकर राणा तुंगा अपने भाइयों के साथ ये डिसाइड करता है कि वो चारों मिलकर इस सारे सोने को लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। और फिर ऐसा करने के लिए वो चारों मिलकर आसपास के सारे सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं और उनकी गन्स छीनकर उन्हें मारने लगते हैं। और फिर वो लोग किसी तरह से बचते हुए उस पूरे सोने से भरे हुए बक्से को उठाते हैं एंड पास के एक शिप को लेकर सीधा वहां से निकल जाते हैं और पानी के रास्ते श्रीलंका से होते हुए सीधा इंडिया के आंध्र प्रदेश आ जाते हैं। आंध्र प्रदेश आने के बाद ही वो सबसे पहले अपने बॉक्स को छुपाते हैं, लेकिन अपने सोने के बॉक्स को छुपाने के बाद जब वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तब उन्हें उस एरिया के लोकल पुलिस ऑफिसर्स पकड़ लेते हैं एंड वो उन्हें थाने लेकर जाते हैं। थाने लाने के बाद ही उन्हें पता लगता है कि वो चारों असल में श्रीलंकन्स हैं जो कि पानी के रास्ते श्रीलंका से इंडिया भाग कर आ गए हैं। लेकिन अब वो पुलिस वाले उन सबको वापस श्रीलंका न भेज दें, इसके लिए राणा तुंगा एंड उसके तीनों भाई मिलकर उस पुलिस ऑफिसर को काफी सारा सोना देते हैं, जिसके बाद उस सोने की लालच में आकर वो पुलिस ऑफिसर राणा तुंगा एंड उसके तीनों भाइयों को इंडिया में रहने देता है और तो और उन्हें इंडियन सिटीजन बनाने के लिए वो उनके लिए आईडीज भी बनवा देता है। एंड फिर इसीलिए इसके आगे हम ये देखते हैं कि राणा तुंगा अपने तीनों भाइयों के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश के उसी कोस्टल एरिया में रहने लगता है और धीरे धीरे करके आसपास के सारे गाँवों के ऊपर अपना दबदबा बना लेता है। और इस दौरान जो भी राणा तुंगा को रोकने की कोशिश करता है या फिर उसके खिलाफ जाता है उसे राणा तुंगा अपने भाइयों के साथ मिलकर खत्म कर देता है। और फिर इसीलिए देखते ही देखते राणा तुंगा का आसपास के 30 गांवों पर कब्जा हो जाता है और इस 30 के 30 गांव के सारे लोग राणा तुंगा से डरने लगते हैं। लेकिन फिर दोस्तों इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम ये देखते हैं कि अब 15 साल बीत चुके हैं। 15 साल बाद हमें सीधा नई दिल्ली का नजारा दिखता है और इस टाइम पर यहाँ पर हम इंडिया के प्रेसिडेंट को देखते हैं जिनका नाम होता है प्रेसिडेंट वसुंधरा। हम ये देखते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जल्दी से उसके ऑफिस बुलाया जाता है और जब वो ऑफिस आती है तब उसे कुरियर दिया जाता है और कुरियर उसके हाथों में देते हुए उसे बताया जाता है कि उस कुरियर को उसे जरूर देखना चाहिए। इसके बाद ही प्रेसिडेंट जैसे उस कुरियर को खोलती है वैसे वो देखती है कि उस कुरियर के अंदर कई सारे लोगों के कटे हुए अंगूठे रखे हुए हैं, साथ ही साथ उसके अंदर एक लेटर भी होता है जिस लेटर को एक 7-8 साल की बच्ची ने लिखा होता है। इसके बाद ही प्रेसिडेंट उस लेटर को पढ़ना स्टार्ट करती है, जिसके बाद उस लेटर को पढ़ के उसे पता लगता है कि ये लेटर आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज में रहने वाले एक छोटे से गाँव की एक छोटी सी बच्ची ने लिखा है, जो की लेटर में प्रेसिडेंट से कहती है कि वो और उसका पूरा गाँव बहुत बड़ी मुसीबत में है और उसने अपनी स्कूल की बुक्स के अंदर ये पढ़ा था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूरे इंडिया में सबसे पावरफुल होते हैं और इसीलिए वो जो चाहे वो कर सकते हैं। एंड इसी वजह से वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ये गुहार लगा रही है कि वो जल्दी से उसके गांव आए एंड उसके गांव वालों की हेल्प करें और प्रेसिडेंट को उसके पूरे गांव को मुसीबत से निकालना ही होगा। इसके साथ ही इस कुरियर बॉक्स के अंदर उसके गांव के भाई अपना अंगूठा भेज रहे हैं और अगर प्रेसिडेंट उनके गांव के लोगों की हेल्प नहीं करती है तो फिर अब बहुत ही जल्द उसके गांव के सारे भाई मिलकर अगली बार अपना सर काट कर प्रेसिडेंट को भेजेंगे। अब इस लेटर को पढ़कर प्रेसिडेंट को काफी शौक लगता है क्योंकि वो देखती है कि इस गाँव की बच्ची को प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, लेकिन इस बच्ची की एंड उसके पूरे गाँव की मदद ना तो पुलिस ने की और
न ही आंध्र प्रदेश के लोकल गवर्नमेंट ने, और इसी वजह से इस बच्ची को सीधा प्रेसिडेंट से हेल्प मांगनी पड़ रही है। लेकिन इसके साथ ही प्रेसिडेंट ये बात भी समझ जाती है कि उस गांव के अंदर जो भी कुछ मैटर चल रहा है वो काफी बड़ा मैटर है, और फिर इसीलिए प्रेसिडेंट सीबीआई के एक सीनियर ऑफिसर को बुलाती है जिसका नाम सत्यमूर्ति होता है, एंड वो सत्यमूर्ति को ये सारी बातें बताती है और उसे स्पेशल पावर्स देके सीधा उस गांव जाने को कहती है ताकि सत्यमूर्ति उस गांव में जाकर सारी सच्चाई का पता करे और इन सब के बारे में उससे आकर बताए। लेकिन दोस्तों अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा उसी गांव को देखते हैं जिस गांव से प्रेसिडेंट को चिट्ठी आई थी। यहाँ इस गांव के अंदर हम ये देखते हैं कि जिन 10-12 लड़कों ने अपना अंगूठा काट के प्रेसिडेंट को भेजा था उन सभी को राणा तुंगा एंड उसके आदमियों ने जान से मार दिया है। लेकिन इसी टाइम पर इस गांव के पुलिस स्टेशन में एक नई सब इंस्पेक्टर आती है जिसका नाम होता है विजय लक्ष्मी, और इस विजय लक्ष्मी को जैसे इन सारे मर्डर्स के बारे में पता लगता है वैसे वो जल्दी से गाँव में आती है और गाँव के लोगों से इस बारे में इंक्वायरी करती है, जिसके बाद गाँव के लोगों को भरोसा देने के बाद उसे पता लग जाता है कि एक्चुअल में इन सारे लोगों को मारने के पीछे राणा तुंगा का हाथ है। और फिर इसलिए इस बात को जानते ही विजय लक्ष्मी जल्दी से अपनी पुलिस फोर्स टीम को तैयार करती है एंड सभी को लेकर राणा तुंगा को अरेस्ट करने के लिए उसके घर जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस टीम के अंदर जितने भी मेल ऑफिसर्स होते हैं वो सब के सब राणा तुंगा का नाम सुनकर डर जाते हैं और इसीलिए वो विजय लक्ष्मी के साथ जाने से मना कर देते हैं एंड वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन फीमेल ऑफिसर्स विजय लक्ष्मी का साथ देती है और फिर इसीलिए हम ये देखते हैं कि 7-8 फीमेल पुलिस ऑफिसर्स ऐसा ही विजय लक्ष्मी के साथ मिलकर सीधा राणा तुंगा के घर जाते हैं और वहाँ पर उसे अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहाँ पर उन सबकी मुलाकात राणा तुंगा की वाइफ से होती है जिसका नाम होता है भारती, और यहाँ पर राणा तुंगा की वाइफ भारती को जैसे ये पता लगता है कि ये सारी फीमेल ऑफिसर्स उसके पति राणा तुंगा को अरेस्ट करने आए हैं, तब उसी टाइम पर वो राणा तुंगा के गुंडों से कहकर उन सारी पुलिस ऑफिसर्स को पकड़वा लेती है और एक एक करके उन सारी पुलिस ऑफिसर्स के कपड़े फड़वा देती है और उन सबके सबको अपने घर के कमरे में कैद करवा देती है। जिसके बाद ये सारी की सारी फीमेल पुलिस ऑफिसर्स अपनी हालत देखकर रोने लगती हैं और ऐसे किसी आदमी का इंतजार करने लगती है जो कि वहाँ पर आकर उन सबको छुड़ा सके। लेकिन फिर इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम मूवी के मेन कैरेक्टर यानी कि सनी देओल को देखते हैं। हम देखते हैं कि इस टाइम पर सनी देओल अयोध्या में होता है और इसीलिए वो अयोध्या से सीधा एक ट्रेन पकड़ता है और ट्रेन के जरिए इंडिया में घूमने के लिए निकल जाता है। लेकिन दोस्तों जब सनी देओल की ये वाली ट्रेन आंध्र प्रदेश तक पहुंचती है तब उसी टाइम पर ट्रेन के आगे की पटरी में कुछ दिक्कत आ जाती है और फिर इसीलिए जिस ट्रेन के अंदर सनी देओल होता है उस ट्रेन को पटरी पर ही रोक दिया जाता है। लेकिन अब क्योंकि सनी देओल को काफी तेज भूख लगती है इसीलिए वो खाना खाने के लिए ट्रेन से नीचे उतरता है और आसपास देखने लगता है, जिसके बाद ही उसे पास में एक ढाबा दिखता है जहाँ पर जाकर वो इडली खरीदता है और उसे खाने लगता है। लेकिन इसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि उस ढाबे के अंदर और भी कई सारे गुंडे आते हैं और वो लोग इस ढाबे के अंदर खाना खाने के बहाने तोड़फोड़ करने लगते हैं और इसी दौरान उनमें से एक गुंडे के हाथ से सनी देओल की इडली गिर जाती है जो देखकर सनी देओल को अच्छा नहीं लगता है और फिर इसीलिए सनी देओल यानी कि जाट सीधा उस गुंडे के पास जाता है एंड वो उसे बताता है कि उसका धक्का लगने की वजह से उसकी इडली गिर गई है और इसीलिए वो ये चाहता है कि वो ऐसा करने के लिए उससे माफी मांगे। लेकिन जाट की बात सुनकर वो गुंडा उस पर हंसने लगता है एंड वो जाट को चुपचाप से वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब ये देखकर जाट को बहुत गुस्सा आता है और इसीलिए वो उस गुंडे को जोर से चाटा मारता है जिस वजह से वो गुंडा और उसके सारे साथी जाट पर हमला कर देते हैं। लेकिन जाट तो जाट है और इसीलिए वो उन सारे गुंडों को पीट देता है और जिसने उसकी इडली गिराई थी उससे माफी मांगने के लिए कहता है। लेकिन वो गुंडा जाट को अपने बॉस की धमकी देता है और वो उससे कहता है कि हमारा बॉस राम सुब्बा रेड्डी है जो कि बहुत ही खतरनाक और पावरफुल इंसान है। बट ये सुनकर जाट उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तेरा बॉस मुझसे सॉरी बोलेगा और फिर ये बोलने के बाद वो उन सारे गुंडों को उन्हीं की गाड़ी में लोड करता है और सीधा राम सुब्बा रेड्डी के घर जाता है। अब आगे हमें पता लगता है कि ये राम सुब्बा रेड्डी आसपास का एक लोकल पॉलिटिशियन है जिसकी पूरे एरिया में काफी पावर है। इसके साथ ही जब जाट इसके घर पहुंचता है तब वो ये देखता है कि इसके घर में पैसों से भरे हुए बहुत सारे बॉक्सेस रखे हैं और उन पैसे के बॉक्सेस को गाड़ियों में लोड करके कहीं पर भेजा जा रहा है। लेकिन इसके बाद ही वो राम सुब्बा रेड्डी के घर में एंटर होता है और राम सुब्बा रेड्डी को उसके गुंडे दिखाकर सारी बात बताता है एंड फिर वो उससे कहता है कि अब वो उससे सॉरी बोलेगा। लेकिन राम सुब्बा रेड्डी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और इसीलिए वो सॉरी बोलने की बजाय उस पर अपने गुंडे छोड़ देता है। लेकिन जाट राम सुब्बा रेड्डी के भी सारे गुंडों को पीट देता है और उसके बाद ही वो राम सुब्बा रेड्डी को भी मारता है। लेकिन फिर इसके बाद भी राम सुब्बा रेड्डी जाट को सॉरी नहीं बोलता एंड वो उसे अपने बॉस की धमकी देता है और उसके बॉस का नाम होता है सोमुलू। और जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि सोमुलू वही बंदा है जो कि रणदीप हुड्डा का यानी कि राणा तुंगा का छोटा भाई है। अब सोमुलू का नाम सुनते ही जाट उससे कहता है कि अब मुझसे सोमुलू सॉरी बोलेगा और फिर ऐसा करने के लिए वो राम सुब्बा रेड्डी एंड उसके गुंडों को गाड़ी में लोड करता है और उन सबको लेकर सीधा सोमुलू के पास आता है। हम ये देखते हैं कि सोमुलू इस टाइम पर एक सरकारी ऑफिस में होता है जहाँ पर उसने अपने गुंडों के साथ मिलकर उस ऑफिस के सारे ऑफिसर्स को वहाँ पर बिठा रखा होता है और उनसे जबरन फेक स्टैम्प पेपर्स तैयार करवा रहा होता है। साथ ही उन पेपर्स पे नकली स्टैम्प और नकली साइन भी लगवा रहा होता है। लेकिन अगले पल वहाँ पर जाट आता है एंड वो उससे सॉरी कहने के लिए कहता है। लेकिन सबकी तरह सोमुलू भी उस पर हंसता है एंड वो उस पर अटैक कर देता है जिसके रिस्पॉन्स में जाट उसके भी गुंडों को पीटता है और आखिर में सोमुलू को पीट कर उससे कहता है कि वो जल्दी से उसे सॉरी कह दे। लेकिन इसके बाद ही सोमुलू जाट से कहता है कि उसे पता नहीं है कि उसका भाई कौन है, उसका भाई है राणा तुंगा। और दोस्तों अब जैसे जाट राणा तुंगा का नाम सुनता है वैसे वो कहता है कि अब मुझसे राणा तुंगा सॉरी बोलेगा और फिर इसके लिए वो सोमुलू और पुराने गुंडों को गाड़ी में लोड करता है और सीधा आ जाता है राणा तुंगा के घर के अंदर। घर आने के बाद ही सोमुलू अपने बड़े भाई राणा तुंगा को बुलाता है जिसके बाद जाट उसे पूरी वारदात बताता है और आगे वो राणा तुंगा से कहता है कि अब वो जल्दी से उससे सॉरी कह दे। जाट की बातें सुनकर राणा तुंगा उससे सॉरी कह देता है। अब राणा तुंगा के मुंह से सॉरी सुनकर सारे लोग काफी शॉक हो जाते हैं। लेकिन जो
जो जाट होता है वो इस बात को सुनकर काफी खुश होता है और स्माइल करते हुए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वहाँ से जाने के टाइम ही वो ये नोटिस करता है कि इस टाइम पर राणा तुंगा के घर के अंदर कई सारे पुलिस ऑफिसर्स की फटी हुई वर्दी पड़ी है। और फिर इसीलिए जाट जैसे उन यूनिफॉर्म्स को पास से देखता है तब उनकी नेम प्लेट्स को पढ़ के उसे पता लगता है कि ये सारी पुलिस यूनिफॉर्म फीमेल ऑफिसर्स की है। लेकिन जाट के ये सब देखने की वजह से राणा तुंगा उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझसे सॉरी चाहिए था और मैंने तुम्हें सॉरी बोल दिया है, इसीलिए अब तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। लेकिन जाट राणा की बात नहीं मानता एंड वो उससे कहता है कि वो जब से इस गाँव के अंदर आया तब से उसने काफी अजीब चीजें देखी है। जैसे कि सबसे पहले राम सुपर रेड्डी जो कि एक लोकल पॉलिटिशियन है, उसके घर में पैसों से भरे हुए बहुत सारे बड़े बड़े बॉक्सेस थे जिन्हें वो कहीं पर भेज रहा था। इसके साथ ही जो सोमुलु था वो भी एक सरकारी ऑफिस के अंदर बहुत सारे फेक स्टैम्प पेपर्स बनवा रहा था। और अब यहाँ कर उसने ये देखा है कि यहाँ पर कई सारे फीमेल ऑफिसर्स के कपड़े पड़े हैं एंड इसीलिए ये सब देखकर वो ये समझ चुका है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बहुत गड़बड़ है। और इस टाइम पर राणा तुंगा ने अपने घर में कई सारी फीमेल ऑफिसर्स को छुपा कर रखा है। अब ये बोलने के बाद ही जाट उसके घर में खोजबीन करने लगता है, जिसके बाद ही उसे राणा तुंगा के घर के कमरे के अंदर सब इंस्पेक्टर विजय लक्ष्मी एंड उसके साथी ऑफिसर्स मिलती हैं। और उनके मिलते ही जाट सबसे पहले उन्हें उनकी यूनिफॉर्म देता है और उन सभी को वहाँ से अपने साथ ले जाने लगता है। जब जाट वहाँ से उन लड़कियों को ले जा रहा होता है तब उस टाइम पर ही राणा तुंगा उससे कहता है कि अगर वो इन सबको अपने साथ ले जाना चाहता है तो शौक से ले जाए, लेकिन जाने से पहले वो उससे ये बताना चाहता है कि इस गाँव के साथ साथ आसपास के 30 गाँव पर उसका कब्जा है और इसीलिए यहाँ पर सिर्फ उसका राज चलता है। इसीलिए वो जाट से कहता है कि अभी तो वो इन लड़कियों को लेकर जा रहा है, लेकिन आज शाम होते होते वो खुद ही उसके पास आएगा एंड गिड़गिड़ाते हुए उससे जान की भीख मांगेगा। लेकिन जाट उसकी बात को इग्नोर करता है एंड वो लड़कियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब जाट और लड़कियों के जाने के बाद ही राणा तुंगा की मदर उससे पूछती है कि उस आदमी ने उसके छोटे भाई सोमुलु को बहुत बुरी तरह से मारा था। सो इसीलिए यह सब होने के बाद भी राणा तुंगा ने उसे यहाँ से जिंदा क्यों जाने दिया। अपनी मदर की बात सुनकर राणा तुंगा उनसे कहता है कि इस आदमी ने मेरे छोटे भाई को सबके सामने मारा था और इसीलिए अगर मैं इसे घर के अंदर मारता तो बाहर दुनिया को इसकी मौत के बारे में कुछ भी पता नहीं लगता और इसीलिए मैं पहले तो इसे इसके घुटनों पर लेकर आऊंगा एंड फिर उसके बाद इसे सबके सामने मारूंगा ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके कि मेरे छोटे भाई पर हाथ उठाने का क्या अंजाम होता है। बाकी दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि राणा तुंगा श्रीलंका से इंडिया तो अपने 3 भाइयों के साथ आया था, तो फिर यहाँ पर उसकी वाइफ एंड उसकी मदर कहाँ से आ गई, तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब राणा तुंगा ने धीरे धीरे करके इंडिया में सेटल होना स्टार्ट किया और आसपास के सारे गाँव पर अपना राज जमाया, तब उसके बाद ही उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अपनी मदर एंड अपनी वाइफ को श्रीलंका से इंडिया बुला लिया और फिर उसके बाद से वो उन्हें भी अपने साथ रखने लगा। अब दोस्तों इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि जैसे जाट सारी लड़कियों को लेकर बाहर निकलता है, वैसे ही कुछ दूर जाने के बाद ही उस पर राणा तुंगा के गुंडे हमला कर देते हैं और वैसे उस हमले के अंदर जाट उन सबको बीट तो कर देता है, लेकिन उसी अटैक की वजह से एक लड़की बहुत ज्यादा घायल हो जाती है और फिर इसीलिए उस लड़की का इलाज करने के लिए वो लोग उसे गाँव के अंदर ले जाते हैं और गाँव वालों से मदद मांगते हैं। लेकिन गाँव के अंदर आने के बाद वो लोग ये देखते हैं कि जिस गाँव के पास से वो लोग गुजर रहे थे वो पूरा गाँव खाली है और उस पूरे गाँव के अंदर एक भी आदमी नहीं है। लेकिन तभी कुछ टाइम बाद उस गाँव से एक अम्मा बाहर आती है और वो उस लड़की के लिए पानी लेकर आती है, लेकिन वो लड़की पानी पीने से पहले ही मर जाती है और इसीलिए ये देखकर सारी लड़कियां और जाट सभी को बहुत दुख होता है। लेकिन फिर इसके बाद ही जाट के मन में सवाल उठता है और फिर इसीलिए वो ऐसा ही विजय लक्ष्मी से कहता है कि तुम मुझे बताओ कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिरकार ये पूरा का पूरा गाँव खाली क्यों है और आखिर तुम इन लड़कियों के साथ मिलकर राणा तुंगा को अरेस्ट करने क्यों गई थी। ये सब सुन के विजय लक्ष्मी जाट को पूरी स्टोरी बताना स्टार्ट करती है। वो जाट को बताती है कि राणा तुंगा यहाँ का बहुत बड़ा गुंडा है और उसने आसपास के 30 गाँव पर अपना कब्जा कर रखा है और इन सारे गाँव वालों के ऊपर वो बहुत ज्यादा जुल्म करता है और ये सब करने से उसे यहाँ की ना तो पुलिस रोकती है ना ही सरकार। लेकिन अभी बीते कुछ सालों से उन लोगों ने नोटिस किया था कि राणा तुंगा यहाँ आसपास के गांव के बहुत सारे लोगों को मारने लगा था और उन सारे गांव वालों की लाशें हमें गांव के अलग अलग हिस्सों में मिलती थी और इसी तरह से उसने कल के दिन भी 10-12 जवान लड़कों को मार दिया और उनके सर काट दिए। लेकिन मैंने उनके परिवार वालों को भरोसा दिलाया कि मैं उन्हें इंसाफ दिलाऊंगी और इसीलिए उन लोगों ने गवाही दी कि ये सब राणा तुंगा ने किया है एंड इसीलिए मैं अपनी टीम लेकर उसे अरेस्ट करने गई थी। लेकिन जब मैं उसे अरेस्ट करने उसके घर पहुंची तब उसकी वाइफ ने हमें कैप्चर कर लिया, हम सबकी सारी यूनिफॉर्म फाड़ दी और राणा तुंगा के गुंडों से हमारे साथ बहुत गलत काम करवाए। लेकिन ये सब करने के बाद ही राणा तुंगा की वाइफ हमसे मिलने आई और फिर उस टाइम पर उसने हमें एक बहुत ही बड़ी बात बताई, राणा तुंगा के बारे में एक बहुत ही बड़ा सच। और फिर उस सच को सुनकर हमें पता लगा कि आखिरकार राणा तुंगा ने गांव वालों को अचानक से मारना क्यों शुरू कर दिया है, क्योंकि असल में वो ये सब कर रहा है गांव वालों की जमीन के लिए। अब असल में इन सब की शुरुआत हुई स्विट्जरलैंड के डेवोस से। वहाँ स्विट्जरलैंड के डेवोस शहर के अंदर एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन ने आंध्र प्रदेश के लोकल मिनिस्टर से मीटिंग तय करी और उस मीटिंग के अंदर उसने मिनिस्टर को ये बताया कि असल में वो और उसकी कंपनी न्यूक्लियर बॉम्ब के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करती है, लेकिन जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं उन्हें बनाने में यूरेनियम का इस्तेमाल होता है और ये यूरेनियम पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा रेयर है। लेकिन कुछ टाइम पहले साइंटिस्टों ने यूरेनियम का ऑल्टरनेटिव निकाल लिया है एंड उसका नाम है थोरियम और हमारी रिसर्च और सैटेलाइट की इमेजेस से हमें पता लगा है कि ये जो थोरियम है वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के अरुणाचल प्रदेश के कोस्टल एरियाज में पाया जाता है और इंडिया के अरुणाचल प्रदेश के कोस्टल एरियाज में यह बहुत ज्यादा है और इसी वजह से हमें वहाँ की पूरी जमीन चाहिए ताकि हम वहाँ पर खुदाई करके वहाँ से सारा थोरियम निकाल सके। लेकिन अब क्योंकि ऐसा करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट कभी भी अलाउ नहीं करेगी, इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि तुम यानी कि आंध्र प्रदेश के लोकल मिनिस्टर इस डील में हमारा साथ दो और हमें वो पूरी जमीन दिलवाओ, जिसके बदले में हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। अब पैसे की बात सुनकर वो मिनिस्टर बिक जाता है और इसलिए वो बिजनेसमैन को सीधा राणा तुंगा से मिलवाता है और गाँव खाली करवाने का जिम्मा राणा तुंगा को सौंपता है एंड इस काम के लिए वो राणा तुंगा को 25,000 करोड़ ऑफर करता है,
इसके बाद इतने सारे पैसे सुनकर राणा तुंगा भी राजी हो जाता है और वो उस बड़े बिजनेसमैन के कहने पर आसपास के पूरे 30 गांव को खाली करवाने की गारंटी लेता है, ताकि उसके बाद वो बिजनेसमैन वहाँ की पूरी जमीन से थोरियम एक्सट्रैक्ट कर सके। और अब ऐसा करने के लिए वो सारे गांव वालों को डराता धमकाता है ताकि वो चुपचाप अपने जमीन के पेपर्स पर साइन करके अपनी जमीन राणा तुंगा को दे दे। लेकिन जो अपनी जमीन देने से राजी नहीं होता है, उससे राणा तुंगा या तो जबरन अंगूठा लगवा लेता है या फिर तब भी ना मानने पर वो उसे जान से मार देता है और उसे मारने के बाद उसकी जमीन के फेक पेपर्स बनवा लेता है। और फिर इस तरह से धीरे धीरे करके वो सारे गाँव को हथियाना शुरू कर देता है। और फिर दोस्तों यहीं पर ही हमें ये भी पता लगता है कि जिस छोटी बच्ची ने प्रेसिडेंट को लेटर लिखा था वो भी इन्हीं में से किसी गांव की थी। एक ऐसा गांव जहां के लोग अपनी जमीन को राणा तुंगा को नहीं सौंपना चाहते थे और राणा तुंगा उनसे जबरन अंगूठा न लगवा ले, इसके लिए उन्होंने अंगूठा काट के प्रेसिडेंट को भेजा था और प्रेसिडेंट से मदद की गुहार लगाई थी कि वो उन्हें बचाने आए। लेकिन आखिर में राणा तुंगा ने उन सबको भी जान से मार दिया। और फिर जब इसी मर्डर केस के सिलसिले में विजय लक्ष्मी राणा तुंगा को अरेस्ट करने उसके घर गई, तब उसकी वाइफ ने उन सबको वहाँ पर बंदी बना लिया। अब दोस्तों इसके बाद स्टोरी एंड होती है और जाट को पूरी कहानी पता लगती है और फिर इसीलिए ये सारी कहानी जानकर जाट ये कसम खाता है कि अब वो राणा तुंगा के आतंक से सारे गाँव वालों को बचाएगा और जिन गाँव वालों को राणा तुंगा ने मार दिया है उनका बदला राणा तुंगा से लेगा और राणा तुंगा को खत्म करेगा। लेकिन अब इन सब के बाद ही जाट सारी लड़कियों को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर उनके साथ जो भी हुआ है उसकी कंप्लेन फाइल करवाता है। लेकिन यहाँ स्टेशन में जैसे वो कंप्लेन में सोमुलू और राणा तुंगा का नाम लेता है, वैसे यहाँ का पुलिस इंस्पेक्टर शॉक हो जाता है। और अब क्योंकि वो भी राणा तुंगा का आदमी होता है, इसलिए वो जल्दी से राणा तुंगा के भाई सोमुलू को फोन करता है और उसे जाट के बारे में बताता है। जिसके बाद सोमुलू ये कहता है कि वो उसे थाने में पकड़ के रखे, वो उसे खत्म करने आ रहा है। इसके बाद ही सोमुलू अपने गुंडे लेकर थाने की ओर निकल जाता है और यहाँ थाने में पुलिस इंस्पेक्टर जाट को कैप्चर करवा लेता है और अपने पुलिस वालों के जरिए उसे जंजीरों से बंधवा देता है। इसके बाद ही सोमुलू अपने गुंडों के साथ स्टेशन आता है और वो जाट पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन अब क्योंकि जाट तो जाट है, इसीलिए वो अपने आप को आजाद करता है और सोमुलू एंड उसके सारे गुंडों को पीटने के साथ ही राणा तुंगा के दोनों भाइयों को भी मार देता है और साथ ही साथ पुलिस इंस्पेक्टर को भी मार देता है, क्योंकि वो भी राणा तुंगा का आदमी था। और फिर इसके बाद वो सारी लड़कियों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद राणा तुंगा को जैसे इन सब के बारे में पता लगता है, वैसे वो जल्दी से पुलिस स्टेशन आता है और वहाँ पर आकर अपने तीनों भाइयों की लाश देखता है और इसीलिए ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है एंड इसीलिए वो भी ये डिसाइड करता है कि अब वो जाट को खत्म कर देगा। हालांकि दोस्तों इन्हीं सबके बीच बीच में हमें सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति भी दिखता रहता है और हम ये जानते हैं कि अब वो आंध्र प्रदेश पहुंच चुका है एंड यहाँ आकर वो भी राणा तुंगा के बारे में सब कुछ जान जाता है और उसे पता चल जाता है कि आसपास के 30 गांव के ऊपर राणा तुंगा का राज है। लेकिन राणा तुंगा की हिस्ट्री और उसके बैकग्राउंड को जानने के लिए सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति राणा तुंगा की फोटो एंड उसकी पूरी डिटेल्स को सीबीआई हेडक्वार्टर्स में भेजता है और फिर सीबीआई की इंटेलिजेंस की मदद से सत्यमूर्ति को फोन पर यह पता लगता है कि असल में जिस राणा तुंगा के पीछे वो आंध्र प्रदेश के आए वो कोई लोकल या फिर मामूली गुंडा नहीं है, बल्कि असल में वो तो इंडियन ही नहीं है, वो बिलोंग करता है श्रीलंका से और श्रीलंका के अंदर वो जाफरा टाइगर्स नाम के एक टेररिस्ट ग्रुप का डेप्यूटी कमांडर था, जिसने कि श्रीलंका से लेकर इंडिया तक कई सारे टेररिस्ट वाले काम किए थे। लेकिन आगे चलकर उसे उसकी ग्रुप वालों ने निकाल दिया, जिसके बाद वो श्रीलंका से भागकर इंडिया आ गया और यहाँ पर एक करप्ट पुलिस ऑफिसर की मदद से उसने अपने लिए इंडियन आईडी बनवा ली और इंडियन बनकर यहीं पर रहने लगा। और इसीलिए सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति का जिससे सामना होने वाला है वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट है। अब सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति को जैसे ये पता लगता है कि राणा तुंगा एक बहुत ही बड़ा टेररिस्ट है, इसीलिए वो उसे कैप्चर करने के लिए सीधा इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर्स में फोन करता है और इंडियन आर्मी के हेड से ये कहता है कि उसे एक बहुत ही बड़े आतंकवादी को पकड़ना है और ऐसा करने के लिए उसे स्पेशल फोर्सेस चाहिए। लेकिन इंडियन आर्मी का हेड फोन पर उसे बताता है कि इस टाइम पर स्पेशल फोर्सेस के कोई भी सोल्जर अवेलेबल नहीं है और वो इसीलिए क्योंकि सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति इस टाइम पर आंध्र प्रदेश के बहुत ही कोने वाले गाँव में है, इसलिए वहाँ पर किसी भी स्पेशल फोर्स को भेजने में उन्हें कम से कम कई घंटे लगेंगे। लेकिन सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति कहता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है और उसे जल्द से जल्द राणा तुंगा को कैप्चर करना है। लेकिन इस बात को सुनकर इंडियन आर्मी का हेड उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उसकी मदद एक आदमी कर सकता है, जो कि असल में इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा है और स्पेशल फोर्सेस का वो जाबाज ऑफिसर इस टाइम पर उसके काफी पास है एंड इसीलिए वो लोग उसे इन्फॉर्म कर देंगे ताकि वो जाकर राणा तुंगा को कैप्चर कर ले। लेकिन ये बात सुनकर सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति कहता है कि राणा तुंगा बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट है और उसके साथ उसके बहुत सारे गुंडे भी हैं, इसीलिए स्पेशल फोर्स का एक जवान उसे पकड़ नहीं सकता है। लेकिन इस बात को सुनकर इंडियन आर्मी का हेड उससे कहता है कि असल में वो स्पेशल फोर्सेस के जिस सोल्जर की बात कर रहा है वो अकेला ही पूरी आर्मी के बराबर है और उसने सालों तक इंडियन आर्मी में रहकर बहुत सारे बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं और हर एक ऑपरेशन को पूरी तरह से सक्सेसफुल पूरा किया है। और फिर दोस्तों इसके जस्ट बाद ही ये बात रिवील होती है कि स्पेशल फोर्सेस का एक खास ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि सनी देओल है, यानी कि जाट, और ये इंडियन आर्मी में एक ब्रिगेडियर है जिसका पूरा नाम है ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह, जो कि बिलोंग करता है जाट रेजिमेंट से। और इसीलिए ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह राणा तुंगा को कैप्चर कर सकता है एंड इसीलिए वो लोग राणा तुंगा के बारे में उसे इन्फॉर्म कर देंगे। अब दोस्तों इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि जाट को यानी कि ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह को राणा तुंगा को पकड़ने के बारे में इंडियन आर्मी से भी ऑर्डर्स मिल जाते हैं एंड इसीलिए वो जल्दी से उसे पकड़ने निकलता है। लेकिन दोस्तों इसी टाइम पर हम दूसरी साइड राणा तुंगा को देखते हैं जिसने एक पूरे गांव के सारे लोगों को पकड़ लिया था। और दोस्तों ये वही वाला गांव था जिस गांव को जाट ने पूरा खाली देखा था। असल में इस गांव के लोग राणा तुंगा से ज्यादा डर नहीं रहे थे और उसके नाम अपनी जमीन नहीं कर रहे थे और ऐसा करने के लिए राणा तुंगा ने यहाँ के कई लोगों को मारा तो था, लेकिन तब भी गाँव वाले उसके सामने झुक नहीं रहे थे और इसीलिए राणा तुंगा इस गाँव के सारे लोगों को कैप्चर कर लेता है ताकि बस पूरे गाँव को ही मार दे। और यहाँ पर हम ये देखते भी है कि ये बारी बारी करके गाँव वालों को मारने भी लगता है, लेकिन कुछ लोगों के मरते ही हम ये देखते हैं कि वहाँ पर जाट आ जाता है, यानी कि
ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह। और फिर उसके वहां पर आने के बाद ही वो सबसे पहले राणा तुंगा के सारे गुंडों को पीटता है। देन उसके बाद वो फाइट करता है राणा तुंगा से और फाइट के अंदर वो राणा तुंगा को हरा देता है। जिसके बाद जिस गाँव के लोगों को राणा तुंगा ने कैप्चर किया था वो सब मिलकर राणा तुंगा के गले में जंजीर बांध देते हैं और जंजीर से लटका के उसे जान से मार देते हैं, यानी कि राणा तुंगा का दी एंड। हालांकि इसी टाइम पर वहाँ पर सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति भी आ जाता है और वो यहाँ पर जाट से मिलकर यहाँ की सारी जानकारी ले लेता है। जिसके बाद वो सीधा प्रेसिडेंट को फोन करता है एंड सारी रिपोर्ट उन्हें देता है। और साथ ही सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति प्रेसिडेंट को भी बताता है कि राणा तुंगा जैसे आतंकवादी को मारकर यहाँ के सारे गाँव वालों को बचाने के इस मिशन को ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह ने अकेले पूरा कर दिया है और इसके लिए सभी लोग ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह को थैंक्स बोलते हैं। जिसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि ये पूरी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी वीडियो जाट मूवी की स्टोरी के ऊपर। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी और भी कमाल की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर चेकआउट करना। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।